नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 9 अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुए हैं उनका। ओके, तो देखिए आज हमारे पास अराउंड 4 आर्टिकल हैं डिस्कस करने के लिए। ओके, तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो देखिए GS3 से रिलेटेड है। ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। देन उसके बाद आपका जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से 2 आर्टिकल हैं। एक कोलंबो में करंट सिचुएशन, जो श्रीलंका में एक करंट सिचुएशन इस समय जनरेट हुई है। देन बिम्स्टेक के ऊपर है और फिर एक जैसा है। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं इसे। तो देखिए पहला जो आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है इन्फ्लेशन स्पेक्टर। हालांकि ये कुछ ऐसा नया नहीं है, ये ऑलरेडी इनएविटेबल था, जिसको हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही आने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अभी मिनिस्ट्री पॉलिटी कमेटी की बैठक हुई और उसके तहत उन्होंने अभी के लिए एकमेडेटिव इंस्टांस को ही रखा है। अपना रेपो रेट है उन्हें कम नहीं किया, बट अब फ्यूचर में आने वाले समय में ये पक्का कम हो जाएगा, बिकॉज इस बार पूरी तरीके से मिनिस्ट्री पॉलिटिक एमपीसी का जो एक आउटलुक था वो डिफरेंट था। ओके, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। हुआ ये है कि यहाँ पर पहली बात तो है कि कंट्री में ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ी हुई थी। इन्फ्लेशन बड़े होने के कारण एक कुछ पीछे के भी हैं और कुछ करंट भी हैं। पीछे का कारण ये है कि देखिए इन्फ्लेशन बड़े होने का रीज़न ये था कि ऑलरेडी काफ़ी पोस्ट पैंडमिक से, ठीक है, ग्रोथ रिवाइवल के चक्कर में ऑलरेडी जो रेपो रेट था उसको काफ़ी लो रखा गया ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती रहे। उसके चलते क्या हुआ कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफ़ी हाई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो ये रशिया यूक्रेन का इशू हो गया, इससे ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए। उससे क्या हुआ कि पूरा जितना भी हमारा कमोडिटी बास्केट है उसका ही प्राइस इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। ओके, तो देखिए होता क्या है कि मनी सप्लाई बढ़ने से जो, अब आप सोच रहे होंगे क्यों इन्फ्लेशन हाई रहा, तो इन्फ्लेशन हाई इसलिए रहा क्योंकि ग्रोथ प्रोपेल करनी थी, ठीक है। ग्रोथ प्रोपेल करने के लिए, अगर आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बोला गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का या एमपीसी या आरबीआई का ग्रोथ पर ध्यान देने का काम नहीं है। ग्रोथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और वो उनको अपनी फिस्कल पॉलिसी से करना चाहिए, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई को करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए बात ये हुई है कि मनी सप्लाई काफ़ी हाई थी कंट्री में। क्यों? क्योंकि आरबीआई को था कि ग्रोथ भी बढ़ी रहे, उसके लिए पैसा चाहिए। उसकी वजह से इन्फ्लेशन था ऑलरेडी। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हमारा 6% के आसपास था। तो आपको पता होगा कि एमपीसी की लिमिट होती है 4 ± 2। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन 2 से कम क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं, हम लोग कभी उस पर भी बात करेंगे। ओके, सो लुक एट हियर, यहाँ पर क्या हुआ कि अब धीरे धीरे विड्रॉल हो रहा है एक्सट्रीमली एकोमोडेटिव इंस्टांस के। जैसे आपको पता होगा कि 2 तरीके के मनी होते हैं, चीप मनी, डियर मनी। तो जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो वो आपका चीप मनी होता है, ठीक है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। एंड डियर मनी, इसका जस्ट अपोजिट सिचुएशन है जहाँ पर मनी सप्लाई कम करी जाती है। ओके, तो क्या हुआ, रशिया यूक्रेन की वजह से इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा इशू में आ गया, एक तरीके से गड़बड़ा गया। अभी इन्फ्लेशन जो लास्ट क्वार्टर के लिए हो सकती है वो करीब करीब, आरबीआई ने 2022 से 23 के लिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट 5.7% के आसपास करी है, जो कि अब माना जा रहा है कि ये मतलब जो लास्ट क्वार्टर आपका ख़त्म हो रहा है, जो ख़त्म हुआ है मार्च में, 31 मार्च को, उसके अराउंड 6% से ऊपर ही इन्फ्लेशन रही होगी, ठीक है। और आरबीआई ने पहले अपने फोरकास्ट को 5.7% कर दिया है, जो कि पहले उन्होंने 4.5% रखा था, ठीक है। क्यों? इसके रीज़न क्या है कि हमारा ऑलरेडी क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो $100 पर बैरल है, जिससे इन्फ्लेशन जो है 6.3 के आसपास मानी जाएगी फर्स्ट क्वार्टर में, से 5 पॉइंट इन सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। और आपको पता है कि इसके कारण से क्या है कि इन्फ्लेशन इतना हाई होने की वजह से हमारी ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अब जब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई पैसे की सप्लाई कम करेगी, तो ये सीधी सी बात है, बिजनेसेस के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट से अब पैसा वापस बाहर, लिक्विडिटी कम करने वाली है। ओके, तो उससे अब हमारे ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है उन पर भी इम्पैक्ट आएगा। आरबीआई नाउ एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू एवरेज 11.2% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। ओके, बेनिफिटिंग फ्रॉम द बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब हुआ कि आपको पता होना चाहिए बेस इफेक्ट से क्या है, क्योंकि पीछे के साल में ही ऑलरेडी जो है कम थी, क्योंकि आने वाले समय में आपका काफ़ी क्या हुआ
कि कोविड के चलते ऑलरेडी ग्रोथ काफ़ी कम हो गई थी, अब वो जब उससे बेस पे कैलकुलेट होगा तो इट विल कम एज हाई। ठीक है। और वैसे आपको बेस ईयर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करंटली गवर्नमेंट किस साल को बेस ईयर मानती है और बेस ईयर के क्या क्या इम्प्लीकेशन होते हैं इकोनॉमी के, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं उनके ऊपर। तो ये सब इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये हम कभी इकोनॉमी का एक सीरीज शुरू करेंगे, वी विल डिस्कस इट इन देयर। ओके, अगला आर्टिकल हैं। तो बाई एंड लार्ज आपको इसमें बस ये पता होना चाहिए इस आर्टिकल में, क्योंकि ये होना ही था, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी भी अपना जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है उनको कम नहीं किया है। हालांकि एक जो आउटलुक था, मतलब एक माइंडसेट था, और जो उनकी पॉलिसी की वर्डिंग थी उससे क्लियर हो गया है कि आने वाले में क्वार्टर्स में और आने वाली बैठक में एमपीसी अपने रेट्स को बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट को घटाएगी और रेपो रेट को बढ़ाएगी। लोन लेना महंगा हो जाएगा, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट इज बेसिकली कि आप बैंक में अगर पैसा पार्क कर रहे हो तो उस पर सॉरी, अगर बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा अपना रख रहे हैं तो उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर उस रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया तो वो बैंक से और पैसा ले लेगा। तो अब लेट्स सी कि कैसे होता है, ठीक है। ओके, देखिए अगेन ये आर्टिकल मॉस्को के ऊपर है, वी हैड इनफ। ओके, अब इसको दूर करते हैं। देखिए अभी दूसरा आर्टिकल जो है ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। बिम्स्टेक समिट हैज क्रिएटेड मैकेनिज्म that can help organization attain its potential. It must step up to the challenge of post pandemic world. Okay, देखिए ये आर्टिकल आपका अगेन के ऊपर है, जो GS2 में हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से ऊपर है कि हमारे नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन, तो उस पर है। अब देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐड दिया, बिम्स्टेक में आपके करीब करीब अभी 7 कंट्रीज हैं। ओके, अभी क्या है, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें कंट्री कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, ओके, ये आपकी आई थिंक ये श्रीलंका है आपकी, ओके, ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, ओके, उसके बाद ये आपका नेपाल है, ये इंडिया है, ओके, और जो रही आपकी ये भूटान है, ओके। सो पर आ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दी गई है। पहला समिट जो हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था और बैंकॉक, इसका पहला जो है ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बना है, ठीक है। यहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस दी गई है, तो ये एक ऐसा इन्फोग्राफिक ऐड कर दिया है, आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब देखते हैं कि राइटर ने यहाँ पर क्या कहा है। देखिए पहले राइटर ने बोला है कि ये 25वीं सालगिरह है, ओके, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो मोदी जी ने इस मीटिंग को चेयर किया उसमें कई सारी चीज़ें पॉजिटिव बाहर आई हैं जो बिम्स्टेक को रिवाइव कर सकती हैं। देखिए पहली बात है कि फैसिलिटेट कनेक्टिविटी सिक्योरिटी एंड एनहांस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ रीजन, ठीक है। ये बेसिक एजेंडा था वहाँ पर कि कनेक्टिविटी को हमें सुधारना है अपने ये 7 नेशंस के अलोंग, सिक्योरिटी को बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक ओपियम क्वाड्रिलेटरल जो है वो भी इधर ऑपरेट करता है। इसके बारे में पढ़िएगा, ओपियम क्वाड्रिलेटरल के बारे में और ओपियम ट्रायंगल के बारे में, इन दोनों की एंट्रीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देन यहाँ पर बात करी जा रही है कि अभी तक almost all international and regional organizations have chartered to decide the frequency of their meeting communities. अब यहाँ पर बिम्स्टेक ने अपना चार्टर भी आर्टिकुलेट किया है, उन्होंने बनाया है, उसमें उन्होंने पॉलिसीज बताई कि कैसे नए मेंबर्स को लेने हैं, कैसे ऑब्जर्वर स्टेट्स को लेने हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, 2.7 ट्रिलियन की जीडीपी को कंप्राइज करने वाला एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल एवरी ईयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होने की वजह से हो सकता है कि इनको कई सारे नए मेंबर आए और ऑब्जर्वर कंट्रीज भी आए, तो उसके लिए उन्होंने अपने चार्टर में इस चीज़ को भी मेंशन किया है कि कैसे कैसे हम इन पॉलिसीज़ को डिलीनिएट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपको देखना होगा। अब बोला इन्होंने कि रेगुलर मीटिंग की इंपॉर्टेंस को रखा गया कि हम लगातार मीटिंग करेंगे, ओके, एंड प्रोवाइड इनफ स्कोप टू बिम्स्टेक परमानेंट वर्किंग कमेटी, ओके, इसके लिए भी। साथ ही साथ बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पे भी डिस्कशन हुआ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो इनका एजेंडा था वो यही था कि हमें कनेक्टिविटी को भी एनहांस करना है, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी को, उसके चलते यहाँ पर ये बात आई। अब अगर आप इसके आगे देखें तो यहाँ पर क्या है कि फॉर इंस्टांस देयर प्रपोजल टू एक्सटेंड द ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, एक ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार एंड इंडिया, ओके, टू लाओस एंड कंबोडिया, ओके। अब उसको एक्सटेंड करने की बात क्या हो रही है कि बांग्लादेश, ये लाओस और कंबोडिया में भी उसको एक्सटेंड करने की बात चल रही है, ठीक है। अब आप एक बार इंडिया की ज्योग्राफी देख रहे हैं यहाँ पर
कि कैसे कैसे कंट्रीज आपस में हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि लाओस और कंबोडिया कहाँ पर हैं और वो किस तरह एक्सटेंड किया सकता है। हालांकि वो इसका पार्ट नहीं है, बट पर उसको बात है उन कंट्रीज में भी एक्सटेंड करने की। ओके। और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है। उसके बाद डिजिटाइजेशन के चलते कई सारे जो हमारे ट्रेड मूवमेंट है वो भी काफ़ी स्मूथ हो गया है। फिर उसके बाद है हमारा लीगल असिस्टेंस, जो एमओयू है फॉर लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन और डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके। और टीओटी की बात करी गई है। अब उसके बाद एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग होती है, तो उसमें एक एमिनेंट पर्सन ग्रुप बनाया जाता है जो उसके विजन को फॉर्मुलेट करते हैं। यहाँ पर अब सेम चीज़ यहाँ भी करी गई है। द समिट इवॉल्व अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्ट्रीमलाइन द इवोल्यूशन ऑफ BIMSTEC, establishing a eminent person group for formulating a visionary document for the region will help in articulating the aspiration of the collective. Okay. अब यहाँ पर राइटर ने और एग्जांपल दिए कि आसियान का अपना एक, आसियान इंडिया का अपना एक एमिनेंट पर्सन ग्रुप है। देन सिमिलरली G20 का है, यूरोपियन यूनियन का अपना एक एमिनेंट पर्सन ग्रुप है। ओके। तो उन्होंने वहाँ उन सब की बात करी है। और फिर उन्होंने कुछ, इंडिया ने जो अपनी तरफ से ग्रांट बढ़ाए हैं वो हैं सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट प्रमोट कोलैबोरेशन, उसके लिए एक 3 मिलियन का ग्रांट इंडिया ने प्रपोज किया है। और एक एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस की बात करी गई है, एग्रीकल्चरल ट्रेड एनालिसिस की बात करी गई है। ठीक है। तो इन सब के चलते एक तरीके से दिखाया गया है कि अब हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द हमारा जो बिम्स्टेक ग्रुपिंग है वो रिवाइव होगा। तो उसके लिए आप एक बार फिर से पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं एट अ ग्लांस पे, कि कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया है जिसमें एक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को लाओस और कंबोडिया में बढ़ाने की बात करी गई है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर फोकस किया गया है कि एक रेगुलर बेस पे मीटिंग हो। ठीक है। तीसरी बात है एमिनेंट पर्सन ग्रुप की फॉर्मेशन करी गई है। ओके। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बात करी गई है कि हमारे जो एमओयूज हैं एक बार उनको भी रिवाइव किया जाए। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कल्चरल बिल्डिंग के लिए भी बात करी गई है, कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बात करी गई है, वेदर एंड क्लाइमेट प्रमोशन कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स। तो यहाँ पर एक तरीके से ऑलराउंड चीज़ें जो भी है आप देख रहे हैं कि इनको है कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ट्रेड और ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और कनेक्टिविटी के थ्रू एक इकोनॉमिक टाइज जाएंगे। और साथ ही साथ है, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बात करी गई है ये सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बट ओवर एंड लार्ज क्योंकि ये सारी कंट्रीज काफ़ी अच्छा एक कल्चरल टाइज भी शेयर करती हैं। ठीक है। तो इन सब के चलते ये चीज़ ऐसी है जो एक सॉफ्ट पावर भी जाती है, जो दिखती नहीं है बट होती है। तो ये आर्टिकल है इस चीज़ पर, ओके, बिम्स्टेक के ऊपर, क्योंकि मोरलेस इंडिया के काफ़ी क्लोज है ये चीज़ें, तो हमारी हेगेमनी हो सकती है इस रीजन में। ओके। सो अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, हेरिटेज गेट इट्स ड्यू। देखिए इस आर्टिकल में काफ़ी सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखी है। देखिए गोविंद मोहन ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, तो ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर का आर्टिकल है ये अपने आप में। अब देखिए इसमें बात क्या होती है, इसमें बात ये होती है कि यहाँ पर इन्होंने इंडिया कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है, और इंडिया ने अभी तक अपनी जो इंडिया का एक तरीके से कल्चरल रिवाइवल की बात करी गई है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 75 ईयर्स आने का, तो उस चीज़ के ऊपर ये डिस्कशन है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट मेंशन किया, ये काफ़ी अच्छा कोट है, आपके ऐसे में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, जो कि एक इंडियन कल्चर और इंडियन नॉलेज को, हालांकि आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन फिलॉसफी, जो जिसको आप हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, उसको एक तरीके से नकारा, इंडिया की पॉलिटिकल समझ को भी उन्होंने नकारा। ठीक है। अगर बहुत बड़े बड़े अगर आप राइटर्स की बात करें, जैसे कि बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे JS मिल, ओके, इन्होंने तो इंडिया को क्रिटिसाइज ही किया कि बारबेरियंस के लिए कोई नेसेसिटी नहीं होती डेमोक्रेसी की। ठीक है। तो ये सब चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया को एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्रू जो ये स्टेटमेंट है, ये इंडिया की कल्चरल हेगेमनी और इंडिया की ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सोर्स जो है, और जो हमारे पास एक पूरा वेयर हाउस है इंफॉर्मेशन का, वो कितना अंडरमाइन हो गया है उस पर बात करी गई है। अब देखिए यहाँ पर एक धारा, एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्लैगशिप इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। धारा शुरू किया गया है जहाँ पर इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है। धारा embodies the idea of continuous flow of information and knowledge from one age to another being adopted, questioned and evolved over time. Okay. अब देखिए यहाँ पर मैं एक आपको पॉलिटिकल थिंकर के बारे में बताना चाहूँगा, सोक्रेट्स। ओके। सोक्रेट्स का एक होता था आई नो नथिंग।
ओके, तो आई नो नथिंग बेसिकली उन्होंने एक डायलेक्टिक्स की खोज करी थी, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं क्वेश्चन करूंगा, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप बोलो, मैं उस पर बस क्वेश्चन करता रहूंगा, बस क्वेश्चन करता रहूंगा। और उस डायलेक्ट, ये जो क्वेश्चनिंग का फिनोमिना है, इसको बोल रहे हैं डायलेक्टिक्स ऑफ आइडिया। ठीक है, इसके तहत हम ट्रुथ को डिस्कवर करेंगे। ओके, तो सेम चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाने की बात यही करी गई है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम वन एज टू अनदर बीइंग अडॉप्टेड, क्वेश्चन एंड इवॉल्व ओवर टाइम। अगर आप सेम चीज देखें तो यही मेथोडोलॉजी, आस्क क्वेश्चन, इंट्यूटिवनेस, ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी, यही चीज स्वामी विवेकानंद ने भी मेंशन करी थी। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों का कैसे आपस में इंटरकनेक्शन है, और आप इस सब इन्फॉर्मेशन को रिकलेक्ट करके अपने आंसर्स को रिच बना सकते हैं। अब इसके बाद जो आर्टिकल में बात करी गई है, वो बात करी है डीज हु प्रोड्यूस द फर्स्ट नोन समेशन ऑफ इन्फिनाइट सीरीज। ये बोल रहे हैं कि माधवा ने 1400 सीई में वो ऑलरेडी कर लिया था बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट से मिला है, जिसकी एज करीब करीब 800 BC 800 CE से भी पहले की मानी जाती है। हालांकि न्यूमेरिक सिस्टम लोगों को अरेबिक लगता है, अरब से वो यूरोप गया। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास थी, हमसे और कहीं ट्रांसमिट हुआ, मतलब अरब्स इंडिया से लेके गए हैं, अरब्स ने वर्ल्ड को नहीं दिया है, इंडिया ने अरब्स को दिया है। ओके, देन उसके बाद इन्होंने बात करी है कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ डेट, मतलब कि निगेटिव नंबर टू पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो निगेटिव होता है। ये चीज़ भी आपकी ब्रह्मगुप्त उन्हें 7th सेंचुरी CE में एस्टेब्लिश कर दी थी। ओके, देन अगेन फेबिनिको सीरीज में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है विरहनका, विरहनका ने, और पास्कल्स ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, उस चीज़ पे ऑलरेडी कैलकुलेशंस इन्होंने किया था। उसके बाद ये एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिक्स का एक कोड करते हैं कि अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहा है और क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो वो यही कहना है कि ऑल हिंदू रिलीजन में फिलोसफी थी पहले से, द हिंदू रिलीजन इज द ओनली फेथ डेडिकेटेड टू द आइडिया दैट कॉस्मोस इटसेल्फ अंडरगो एन इमेंस, indeed an infinite number of death and rebirths. This is exactly what we know today as a theory of multiverse. Okay, उसके बाद अब यहाँ पर अभी देखिए फिलोसफी पे था, अभी हमारे मैथमेटिकल नॉलेज पे आया, हमारी फिलोसफिकल साइंस पे आया, अब बात आती है हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे। तो यहाँ पर कहते हैं डेमास्कस सॉल्ट के बारे में बात करी गई है, जो काफ़ी हाई कार्बन कंटेंट की सॉल्ट है, काफ़ी उसका टेक्सचर और जो उसमें उसको बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेंथ आती है उस सॉल्ट में। अब वो बोला, राइटर ने बोला वो वुड्स स्टील से बनती है, जो सदर्न इंडिया से इंपोर्ट करी जाती थी, अब एक्सपोर्ट करता है इंडिया उनको बनाने के लिए। तो आप इसके बारे में अगर विकीपीडिया पे भी देखेंगे तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब राइटर ने बोला है कि लाहौर, अमृतसर, आगरा, जयपुर, ग्वालियर, तंजौर, मैसूर, गोलकोंडा, इन सब जगह ये मैन्युफैक्चरिंग हब था, बट ब्रिटिश ने इसको फोर्सफुली मिड 19th सेंचुरी में बंद करवा दिया, जिससे ये आर्टिकल अपने आप, ये आर्ट अपने आप में बैनिश हो गई। सो दिस इज इट। यहाँ पर अब राइटर ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ्लैगशिप मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो लॉन्ग ओवरड्यू है, अब तक आना चाहिए था उसको। अब उसके बाद यहाँ पर कौटिल्य की बात करी गई है, शुक्र नीति की बात करी गई है कि आपको पता होगा कि एडम स्मिथ के समय से आया कि इंडिविजुअल नहीं हाउस होल्ड को एज ए एनालिसिस यूनिट लिया गया इकोनॉमिक्स स्टडी में। तो एक बोल रहे हैं कि शुक्र नीति में ऑलरेडी ये चीज़ है। शुक्र नीति इज नथिंग, शुक्राचार्य, आपको पता होगा कि इंडियन मैथोलॉजी में शुक्राचार्य को राक्षसों का गुरु माना गया है, ये वो शुक्र नीति उन्हीं की लिखी हुई है। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना, आई मीन कितना पुरानी बात है ये। ओके, शुक्राचार्य यूज टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड शिवा, और उस समय की बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका एक तरीके से रिलेशन कनेक्ट किया गया है। तो डायरेक्टली वही बात आई कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इंडिया के कल्चर को रिलेटेड, एंड इट इज़ वेरी नाइस कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं ऑलरेडी वो अपना इतना अच्छा व्यू पोर डाउन कर रहे हैं अपना न्यूज़पेपर्स में। तो इट्स रियली गुड। इस आर्टिकल से आप काफ़ी चीज़ें उठा सकते हैं, आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, गोविंद मोहन जी के बारे में आप इसे कोट भी कर सकते हैं। इट्स रियली नाइस। ओके, अब देखिए उसके बाद जो अगला आर्टिकल है आपका, हाउ कोलंबो लॉस्ट द प्लॉट। देखिए इस आर्टिकल में क्या है कि आप जो सारी बातें जानते हैं चाइना की, वो आपके जीप पर अब तक आ जानी चाहिए। पहली चीज़ है कि चाइना में प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी इंडेप्टेड कंट्री है, उनके पास, उन्होंने अपना फॉरेक्स रिजर्व खत्म कर दिया। हाँ, ये एक पॉइंट इसमें नया है कि उन्होंने अपना फॉरेक्स रिजर्व खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, करेंसी अप्रिसिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आप अपने आप से प्लीज़ करिएगा। appreciation and depreciation of करेंसी। इंडिया ने अभी तक 3 बार अपनी करेंसी को अप्रिशिएट किया है, टाइम आप बताइएगा कब कब। ओके,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करी गई है कि इंडिया के श्रीलंका की जो कमर्शियल इश्यूज थे उसके बारे में बात करी गई। दूसरी चीज़ है उन्होंने अपना फॉरेक्स खत्म कर दिया। तीसरी चीज़ उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट किया गलत समय पे। एस्टर बॉम्बिंग की वजह से उनका जो है टूरिज्म ठप हो गया। तो बाय एंड लार्ज, और उन्होंने आईएमएफ से असिस्टेंस लेने को भी मना कर दिया। तो बाय एंड लार्ज उन्होंने अपनी तरीके से पूरी इकोनॉमी को क्रम्बल कर लिया। यहाँ पे अब राजपक्षा गवर्नमेंट के ऊपर अटैक हुआ है इस आर्टिकल में कि उन्होंने क्या किया कि सिनालीज जो सिनालीज हैं, जो एक तरीके से बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उसको उन्होंने अप्रेज करने के चक्कर में बाकी पूरी कंट्री को एक तरीके से इकोनॉमिक डिजास्टर में ढकेल दिया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से बस इसको समराइज कर देता हूँ। इन्होंने बोला कि सिन्हालीस को एक तरीके से उनके सेंटिमेंट्स को ना हर्ट हो, इस वजह से इन्होंने क्या किया, पहले तो लिट्टे के साथ एक एग्रीमेंट किया। लिट्टे इज एक्चुअली दी तमिलियंस, ओके, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एल्म्स, ओके। तो लिट्टे को इन्होंने एक तरीके से नॉर्वेगियन गवर्नमेंट ने उनके बीच में ट्रूस करवाया, शांति शांति संवाद हुआ। फिर उसके बाद क्या किया, राजपक्षा की सरकार ने खूब एकदम से अपना मिलिटराइजेशन काफ़ी बढ़ाया, अच्छी मिलिट्री फोर्स कलेक्ट करी, और उसके बाद इन्होंने फुल फ्रंटल मिलिट्री ऑफेंस दैट एंडेड द लिट्टेस टोटल डिफीट एंड डिस्ट्रक्शन इन मई 2009, पूरी तरीके से लिट्टे को उन्होंने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 75,000 इन्होंने तमिल सिविलियंस को भी मारना शुरू किया धीरे धीरे करके, पूरी एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ये तरीके से यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे सिनालीज बुद्धिस्ट नेशनलिज्म को, ठीक है। इन्होंने ये किया। अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने, इन्होंने जो पहली बात तो नॉर्वेजियन कंट्रीज ने ट्रूस कराई, उसके बाद आपने लिट्टे पर अटैक किया, तमिल्स को मारा, तो अब वेस्टर्न कंट्रीज भी इनके अगेंस्ट हो गई। इनको ह्यूमन राइट्स कमीशन में, यूएन में खींचने की बात करी, उससे ये पूरा उनके अगेंस्ट भी हो गए। एक तरीके से इन्होंने इंडिया तमिलियंस को जिनोसाइड करके इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट हो ही चुके थे। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक गलत मिसकैलकुलेशन कर लिया कि चाइना एक राइजिंग पावर है, अपना एक्सेस चाइना की तरफ शिफ्ट कर दिया। और इन्होंने लगा क्यों, क्योंकि हम पैसिफिक ओशन, हम इंडियन ओशन में हैं और सारी कंट्रीज हमारे पास आएंगी कहीं ना कहीं असिस्टेंस लेने के लिए। हम्बन टोटा वाले इशू से कुछ ज़्यादा ही ये एडवेंचरस फील करने लगे और इन्होंने कई सारी कैलकुलेशन गलत कर ली, ठीक है। अब उसके चलते क्या हुआ कि इनकी मार्केट जो है, पहले वो स्टेटलेट थी, फिर इनकी इकोनॉमी मार्केट हुई, फिर से स्टेटलेट हो गई। स्टेटलेट मार्केट होने का मतलब है कि पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ओपन हुई, फिर से क्लोज कर लिया इन्होंने। काफ़ी हाई अंडर प्रोटेक्शन है, तो मतलब टूरिज्म के अलावा इन्होंने कुछ और तो इतना खास अपने यहाँ डेवलप होने ही नहीं दिया, ओके। तो इस सब को चलते बात करी गई कि इनके जो कैलकुलेशन थे फॉर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रंट, वो काफ़ी इनकरेक्ट थे। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स जो थी वो एक कम्युनिटी को काफ़ी सेव कर रही थी और बाकी सबको उन्होंने निगलेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर उस चीज़ बात करी गई है। और अब आप देख ही रहे हैं कि श्रीलंका में हालात काफ़ी बुरे हैं। हालांकि आप देख ही रहे हैं कई तरफ से कि इंडिया का काफ़ी अप्रोच हो रहा है श्रीलंकन नेशनल की तरफ से। सो दिस इज इंडिया के लिए लॉबिंग क्रिएट हो, इंडिया नीड्स टू होल्ड ग्राउंड इन इंडियन ओशियन एंड श्रीलंका इज रियली क्रूशियल फॉर इट। बट ऐसा नहीं है कि हम उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू मच रिसोर्सेज एंड वी कैन डू एनीथिंग, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल कि कोई अगर नया वीडियो आता है तो। और जल्दी मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी शुरू करूँगा जिसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के, ओके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।